हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक डिस्कस करेंगे टॉपिक या कंसेप्ट जो है फासिज्म। तो फासिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे हम फासिज्म का, कि किस तरीके की सरकमस्टेंसेस बनती हैं यूरोप में आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसकी वजह से फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी उभर कर आती है। देन जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं फासिज्म के, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे वेरियस एलिमेंट्स, नेशनलिज्म, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, टोटालिटेरियनिज्म, राइट। ये सारे एस्पेक्ट जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं फासिस्ट आइडियोलॉजी की, उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स इनकारपोरेट किया जाता है इस फिलॉसफी में। तो हम देखेंगे कि फासिस्ट लोगों ने जो भी फ़िलॉसफ़ी, जो भी आइडियाज़ उनको सूट किया था अपने एक्शंस को लेजिटिमेट करने के लिए, वो उन सारे फ़िलॉसफ़ीज़ एंड आइडियाज़ को वो इनकारपोरेट करते हैं। गेटिंग इट। फीचर्स की बात करें अगर हम फासिस्ट आइडियोलॉजी की, तो हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देन फैक्टर्स पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशंस बनी थी, क्या ऐसे फैक्टर्स डेवलप हुए थे जिसकी वजह से फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी उभर कर आती है और ये चारों तरफ फैलती है, राइट। तो ये वेरियस मल्टीपल डायमेंशंस पे हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आज हो जाएगी फासिज्म की। देन एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द नेचर की भी बात करेंगे कि हम फासिज्म का नेचर क्या है, जिसमें हम मल्टीपल स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो कार्ल पॉपर हैं वो कहते हैं इसे कि ये क्या है, दैट इज़ द एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी लिबरल है। देन लास्की का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे। जैसे लास्की कहेंगे कि नहीं, ये क्या है, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में उभर कर आई है। अन्ना हरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो टोटलिटेरियन इसे कहती हैं एस्पेक्ट पे बात किया है। तो ये सारी मल्टीपल डायमेंशंस पे हम बात करेंगे। तो डिटेल में डिस्कशन करने के पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है कि आप, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं और उसमें से 80% ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी. It will motivate me to create such kind of content, guys. Okay, thanks in advance. ओके, सो बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं हम फासिज्म का या फासिस्ट आइडियोलॉजी का। तो फासिज्म क्या है, इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मूवमेंट। एक ऐसी प्रैक्टिस, इसे बहुत तरीके से, कुछ लोग इसे आइडियोलॉजी कंसीडर करते हैं फासिज्म को, कुछ लोग इसे आइडियोलॉजी ना मानकर क्या कहते हैं, ये एक प्रोपोगंडा था। ओके, कि कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया, एक प्रोपोगंडा चलाया गया था, ये कुछ आइडियाज़ स्प्रेड किया गया था, ये इसे मानते हैं। कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिज्म की बोलते हैं, कहते हैं कि जो कुछ अपॉर्चुनिस्टिक पीपल्स थे जो सरकमस्टेंसेस का फ़ायदा उठाकर अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे। तो इस तरीके से फासिज्म को कई टर्म यूज़ किए जाते हैं। तो दैट इज़ अ आइडियोलॉजी विच प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ रेजिमेंटेड और फोर्सफुली मोनोलिथिक नेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एन ऑटोक्रेटिक रूलर। मतलब एक तरीके से हमें मिलिटराइजेशन करना है, यूनिफिकेशन करना है नेशन का। जैसे आप कहोगे जर्मनी का यूनिफिकेशन आपने सुना होगा, इटली का यूनिफिकेशन आपने सुना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो एक यूनिफाइड नेशन बनाने की बात करेंगे और एक सिंगल लीडर, एक ऑटोक्रेटिक रूलर की बात करेंगे। यहाँ पर ये लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं, कम्युनिज्म के अगेंस्ट में हैं। ये बात करते हैं ऑटोक्रेटिक रूलर की, एक डोमिनेंट रूलर की बात करते हैं, ताकि यूनिफाइड वॉइस हो, राइट, सिंगल वॉइस हो। जैसे डेमोक्रेसी को ये के अगेंस्ट में है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये शॉपिंग टॉक्स बोलते हैं, जो फासिस्ट हैं वो कहते हैं वहाँ पे सिर्फ बातचीत होती है, ये एक्शंस नहीं लेते, सिर्फ बातचीत करते हैं। सो दे फोकस ऑन दी एक्शंस, और ये एक्शंस किसकी लीडरशिप पे लिए जाएंगे, एक जैसे ऑटोक्रेटिक रूलर होगा, जैसे मुसोलिनी फॉर एग्जांपल, या अडोल्फ हिटलर हो गए आपके। तो ये ऑटोक्रेटिक रूलर के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद से अगर हम बेसिक रूट्स की बात करें कि ये जो टर्म है फासिज्म वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो एक लैटिन वर्ड है फॉसिस, जहाँ से इस टर्म को डिराइव किया गया है, जिसकी बेसिक मीनिंग होती है अ बंडल ऑफ रॉड्स। और बंडल ऑफ रॉड्स रिफ़र किया जाता है एक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। मतलब बंडल ऑफ रॉड्स या जो फासिज्म है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ थ्रू यूनिटी, और इसीलिए ये यूनिफिकेशंस की बात करते हैं, यूनिफाइड नेशन की बात करते हैं, मोनोलिथिक नेशन की बात करते हैं।
गेटिंग इट, क्योंकि ये यूनिटी पे विश्वास रखते हैं। तो फासिज्म रिफर्स टू द स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, स्टेट कंट्रोल्ड सोसाइटी की बात करेंगे, और इसी एस्पेक्ट को अन्ना हारेंट ने कहा है टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट या टोटलिटेरियन सिस्टम को मतलब होता है कि चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो इंडिविजुअल्स का, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो इंडिविजुअल का, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, सब क्या होता है, कंट्रोल्ड किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। और स्टेट को लीड कौन कर रहा है, एक सिंगल पार्टी जहाँ पर ऑटोक्रेटिक रूलर है, एक सिंगल लीडरशिप है। गेटिंग इट। तो ये इमर्ज होती है आपकी आइडियोलॉजी 20th सेंचुरी में इन यूरोप। और यूरोप में इस समय कुछ ऐसी कंडीशंस बनी हुई थी जहाँ पर अभी भी डेमोक्रेटिक जो रूल था, जो कल्चर था, वैल्यूज़ थी, वो पूरी तरीके से सेटअप नहीं हुई थी, मतलब मैच्योर कंडीशंस में नहीं थी। ओके, तो ये टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है। फिर ओरिजिन ऑफ द फासिज्म गोज बैक टू एंशिएंट टाइम, जैसे कि जो आपके कार्ल पॉपर हैं वो प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट कहते हैं, क्योंकि प्लेटो ने बात करी थी फिलोसफर किंग के रूल की, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो रूलर जो होगा वो फिलोसफर किंग होगा केवल, जिसके पास ऑब्सोल्यूट पावर होगी। तो जो कार्ल पॉपर हैं वो कहते हैं कि जो प्लेटो थे वो फर्स्ट फासिस्ट हैं। ओके, क्योंकि प्लेटो भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थे और इन्हें एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी इन्होंने बोला है। ओके, तो और जो फासिज्म है दैट गोज बैक टू एंशिएंट रोम व्हेन द फासिस्ट वर अ बंडल ऑफ वुड कैरीड बाय द लीडर्स, राइट। बट इसको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मूवमेंट या आइडियोलॉजी के रूप में आप जो इसे बोलें, वो उससे डेवलप किया गया था बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा, जिन्होंने फासिज्म को इटली में डेवलप किया दिस आइडियोलॉजी को, और वहाँ पर इसे प्रैक्टिस किया था मॉडर्न टाइम पे। ओके, ये मॉडर्न 20th सेंचुरी में। फिर अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो इसके फासिज्म के, तो जैसे कई सारे कंट्रीज़ का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इटली, जर्मनी और स्पेन में। और इनके लीडर थे जो फासिस्ट लीडर थे, जो ऑटोक्रेटिक रूलर थे, उनके अगर नाम लिए जाएं तो जैसे इटली में मुसोलिनी हो गया, जर्मनी में आपके हिटलर हो गया, और इसके बाद से जो स्पेन है वहाँ पे कौन था, फ्रांसिस्को फ्रैंको। इन्होंने ये लार्जेस्ट फासिस्ट कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं जो आपके फेमस ऑटोक्रेटिक रूलर थे जिन्होंने फासिज्म को प्रैक्टिस किया था। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं बट बेसिक आइडियोलॉजी एक ही थी। गेटिंग इट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, यहाँ से एक बेस भी बन गया होगा आपको कि फासिज्म का इतिहास क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो जब 20th, अब आप कहोगे 20th सेंचुरी में क्यों इमर्ज हुआ मॉडर्न टाइम पे, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आप देखोगे कि कम्युनिज्म का स्प्रेड होने की जो डर था, जो सोशलिज्म का, जहाँ पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल होती है रसिया में, राइट, जिस तरीके से मार्क्सिज्म पॉपुलर हो रहा है, तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ थी ना, उनको डर हुआ किससे, कि कहीं ये जो कम्युनिज्म है या सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज है ये कहीं स्प्रेड ना हो जाए, राइट। और इस तरीके से रूलिंग क्लास जो थी उसको ये डर लग गया कि पता चले कि वर्कर्स रिवॉल्यूशन कर दें और इस जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है या रूलिंग क्लास का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको ओवरथ्रो कर दें, और इस तरीके से ये डर था। तो जो रूलर्स थे ना, बेसिकली उन्होंने एग्रेशन को पैसिवली अलाउ किया। मतलब अगर वायलेंस हो रहा था, मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोग जो ऑटोक्रेटिक रूलर बन रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, राइट, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, तो ये इस तरीके के एग्रेशन को इन लोगों ने मतलब शांति से चलने दिया, कुछ एक्शंस नहीं लिया कि अगर फॉर एग्जांपल जो रूलिंग क्लास है उसने एक्शन लिया होता तो मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोग नहीं उभर कर आते हैं ना, ऐसे फिगर्स। लेकिन इन लोगों ने पैसिवली अलाउ होने दिया, क्यों? क्योंकि इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट थे, जो रूलिंग क्लास थी। हम अभी एग्जाम्पल लेंगे इंग्लैंड का, फ्रांस का और यूएसए का, कि जब ये जो यूरोप के पावर्स थे, जो मेजर पावर्स थे, इनके रहते हुए भी इमर्जेंस होता है फासिस्ट जैसे लोगों का, जैसे कि हिटलर का और मुसोलिनी जैसे लोगों का। तो मेजर रीज़न ये था कि जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए, इनको लग रहा था कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है या जो कम्युनिज्म है, अगर इसका इमर्जेंस और स्प्रेड लार्ज स्केल में होता है तो ये इनके लिए खतरा बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी।
ओके। और जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म था वो कैपिटलिज्म के ही तो अगेंस्ट में था कि कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकेंगे और हम कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस सिस्टम में वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वर्कर्स रिवॉल्यूशन लाएंगे और कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकेंगे। बेसिक आइडियोलॉजी है मार्क्स की और कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में। तो इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए ने वही पैसिवली अलाउ किया इस एग्रेशन को, क्योंकि इन्हें लग रहा था इसमें हमारा फ़ायदा है। जो फासिस्ट हैं ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म को स्प्रेड होने से रोकेंगे और हम सेफ बचे रहेंगे, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सेफ रहेगा, इसके लिए कोई थ्रेट नहीं इमर्ज होगी। तो इन लोगों ने पैसिवली अलाउ किया इस तरीके के एग्रेशन को। तो ये कुछ सिचुएशन बनी हुई थी उस 20th सेंचुरी की। थोड़ा सा और डिस्कस करें कि जो हिस्टोरियंस हैं इसे जो फासिज्म है इसे बोलते हैं इंटर वॉर फिनोमेना, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का फिनोमेना है ये। ओके क्योंकि जो फासिस्ट जैसी आइडियोलॉजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इमर्ज होती है। अभी हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स ऐसे बने थे जिसकी वजह से फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी इमर्ज हुई थी। अभी हम बैकग्राउंड समझ रहे हैं। तो बहुत सारी सरकमस्टेंसेस बनती हैं, जैसे कि डिसरप्शंस होता है, राइट, मिलिटरिज्म को बढ़ावा मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मिलिट्री कल्चर बहुत पॉपुलर हुआ, राइट। फ्रस्ट्रेटेड नेशनलिज्म रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, बहुत सारे कारण रहेंगे। ओके तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें लगता है कि ये फिनोमिना ने इस इंटर वॉर पीरियड में जन्म कैसे लिया। तो यूरोप में बहुत सारे पार्ट में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो अभी पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाई थी ओल्डर ऑटोक्रेटिक जो रूलर्स या सिस्टम था उसको, राइट। इसके बाद से ये थ्रेट बन गया लोअर मिडिल क्लास को। और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की सक्सेस हुई इसके बाद से, जिस तरीके से कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा था, आइडियाज़ पॉपुलर हो रहे थे, तो ये एक थ्रेट बन रहा था। इकोनॉमिक सिक्योरिटी अभी मैंने नाम लिया, तो ये कुछ कारण थे जिन्होंने इस फिनोमिना को जन्म दिया। तो मल्टीपल सोर्सेज हैं इस आइडियोलॉजी के। इसे हॉसपॉस आइडियोलॉजी भी कहते हैं जो फासिज्म की आइडियोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई ऐसी पर्टिकुलर क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है। फासिस्ट लीडर को जो कुछ भी सुइटेबल लगा अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए या अपने एक्शंस को लेजिटिमेट करने के लिए, राइट, कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं देश के हित में ले रहे हैं, उसे ही कहेंगे अल्ट्रा नेशनलिज्म। ओके, राष्ट्र के हित में कर रहे हैं, राष्ट्र के लोगों सिटीजन्स के हित में कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अपने एक्शंस को लेजिटिमाइज करने के लिए इन्हें जो भी फिलॉसफी सुइटेबल लगी, जो भी आइडियाज़ सुइटेबल लगे, उसको इन्होंने प्रोपेगेंडा का यूज़ करके उसे पॉपुलर बनाया। तो बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि जो फासिज्म है ये एक प्रोपेगेंडा है या मूवमेंट है, ये एक प्रैक्टिस था, एक्शंस था, आइडियोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो सारे आइडियाज़ और फिलॉसफी को इनकॉर्पोरेट किया फासिज्म में जो इनके एक्शंस को लेजिटिमेट बना रही थी या इन्हें पॉपुलर बना रही थी या इनके जो इंटरेस्ट थे, गोल्स थे, उसको अचीव करने पे हेल्प कर रही थी। गेटिंग इट? तो ये बेसिक बैकग्राउंड हो गया। अब हम समझेंगे सेंट्रल आइडियाज़ को। सेंट्रल आइडियाज़ का मेरा मतलब ये है कि बेसिक थीम, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो क्या क्या आइडियाज़ हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था फासिज्म में, राइट। हमने देखा ना, अभी हमने समझा कि किस तरीके से फासिज्म एक हॉसपॉस आइडियोलॉजी है। वो सारे आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया, जैसे यहाँ पे मेंशन है, जो इनके एक्शंस को लेजिटिमेट बना रही थी और इनके इंटरेस्ट को अचीव करने पे हेल्प कर रहे थे। उन सारे आइडियाज़ को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। तो वो सारे सेंट्रल आइडियाज़ क्या हैं, इसे हम समझते हैं अभी। तो पहला है कि एक्शंस। पहला आइडिया था इनका कि एक्शन पे फोकस करो। जैसे इनका ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक स्टेट्स या पॉलिटिकल सिस्टम है वो टॉक शॉप है, वो क्या है, टॉक शॉप है, सिर्फ बातचीत करने की दुकानें हैं। वहाँ पे सिर्फ बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, एक्शन नहीं लिए जाते। तो फासिस्ट लीडर्स या फासिस्ट सपोर्टर हैं वो एक्शंस पे ज़्यादा जोर देते हैं। ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स
अपनी मीनिंग या पर्पस फाइंड आउट करता है एक्टिंग पे, ना कि रीजनिंग एंड थिंकिंग में। ह्यूमन बीइंग का मेन पर्पस सोचना समझना ही नहीं है, एक्शंस भी लेना ज़रूरी है, जो ये ले रहे थे। राइट, क्यों? क्योंकि ये जो एक्शंस ले रहे थे तो उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग का बेसिक पर्पस या मीनिंग ही यही है कि एक्शंस लेना। कम्युनिटी स्पिरिट पर जोर देते हैं। नेक्स्ट आइडिया है फासिज्म का। जो फासिस्ट हैं या जो फासिज्म को सपोर्ट करते हैं वो बेसिकली इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ है। और इंडिविजुअलिज्म आपका कहाँ से आया है? ये बेसिकली जो इनलाइटनमेंट या जो चल रहा था, सीरीज ऑफ इनलाइटनमेंट मूवमेंट हुए, रेशनलिज्म आया, तो वहाँ से इंडिविजुअलिज्म मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअलिज्म का बेसिक मीनिंग यही है कि इंडिविजुअल की जो फ्रीडम लिबर्टी इनको सपोर्ट किया गया इंडिविजुअलिज्म में। लेकिन जो फासिस्ट हैं, फासिज्म को के सपोर्टर हैं, वो इंडिविजुअलिज्म की बुराई करते हैं, इंडिविजुअलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? जो फासिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म क्या है, सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है, खतरा है। क्योंकि जो पीपल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने रूट्स, अपने कल्चर्स, अपनी कम्युनिटी, अपने जो राष्ट्र है, नेशन है, उससे दूर होते चले जाते हैं। उनका जुड़ाव या अफेक्शंस ख़त्म हो जाता है। तो अगर हमें नेशनलिज्म को सक्सेस बनाना है, हमें कम्युनिटी स्पिरिट को डेवलप करना होगा और इंडिविजुअलिज्म को रिजेक्ट करना होगा। राइट, तो अब ये क्यों किया था? अगर हम इसे समझें कि किस तरीके से अपने एक्शंस को ये लेजिटिमेट कर रहे थे। भाई कह रहे थे कि कोई एक्शंस को मिलिट्री में इंडिविजुअल्स को कंट्रीब्यूट करना है, फॉर एग्जांपल मिलिट्री में, तो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। एक तरीके से ये आ गया कि आप जो कर रहे हो देश के लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो। हमें सिर्फ अपना हित नहीं देखना, हमें देश और समाज का हित देखना है, तभी तो इन्हें सपोर्ट मिलेगा लोगों को ना। तो ये समझ में आया कि कम्युनिटी स्पिरिट का जो आइडिया है वो क्या है फासिज्म में, और किस तरीके से ये इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट में है। ओके, इसीलिए कार्ल पॉपर इन्हें कहते हैं एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी या एंटी लिबरल। नेक्स्ट आइडिया फासिज्म का जो सेंट्रल आइडिया है वो है नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म को सपोर्ट किया जाता है फासिज्म में। नेशनलिज्म मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो क्या करता है? मैटर। लोग पीछे हैं, रिलीजन पीछे हैं, जो है वो देश है, राष्ट्र है, सब कुछ राष्ट्र के हित में समर्पित है। ओके, नेशन फर्स्ट। सो the community that matters the most is the nation and people should work together to promote the glory and power of the nations. तो इस तरीके से फिर से वही फासिस्ट क्या करेंगे? अपने एक्शंस को लेजिटिमेट करेंगे कि भाई हम जो एक्शन ले रहे हैं ना, अगर हम कहीं पे मिलिट्री इंटरवेंशन कर रहे हैं या हम इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं या पीपल्स को हम फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। राइट, हम अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, हम पैट्रियाटिक हैं, हम देश के हित में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इससे देश का भला है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एक्शन को लेजिटिमेट किया यहाँ पर। तो नेशनलिज्म का सेंट्रल आइडिया है। देन मिलिट्रिज्म। सो जो फासिस्ट हैं वो कहते हैं कि नेशन के पास एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिलिट्री होनी चाहिए। नेशन को डिस्प्ले करना चाहिए इट्स पावर बाय एक्सपैंडिंग इट्स टेरिटरी। और मिलिट्री का जो ये कंसेप्ट ये दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिलिट्री होगी, तभी तो ये सर्वाइव कर पाएंगे, तभी तो ये अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब है कि अपनी टेरिटरी को इंटरनेशनल लेवल पे फैलाना, जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो अगर हमें मान लो यूके को इंडिया को अपनी कॉलोनी बनानी थी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, इंडिया से प्रॉफिट जनरेट करना था, बिजनेस करना था, राइट, तो यूके के पास मिलिट्री होगी तभी तो इंडिया को जीत पाएगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, पावरफुल मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। द फ्यूचर, नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द फासिज्म। जो फासिस्ट हैं वो जो स्पीड एंड पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये फ्यूचर को ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, फ्यूचर में हम ये अचीव करेंगे, ऐसी चीज़ें। ओके, वन पार्टी, नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द फासिज्म।
वन पार्टी मतलब दे बिलीव इन द यूनिफाइड एंड स्पीक विद वन वॉइस। मतलब आपने देखा था ना वो जो बेसिक रूट्स है जो यूनिफिकेशन यूनिफाइड की जो बात करी थी इन्होंने, तो वन पार्टी मतलब बिलीव करते हैं, अलाउ करते हैं ताकि क्या रहे, ऑब्सोल्यूट पावर, ऑटोक्रेटिक रूलर बन सके, राइट, एक यूनिफाइड या स्पीक। अब यही अगर डेमोक्रेसी होती, इसीलिए इनको बोला गया है कि एंटी डेमोक्रेटिक है ये, क्योंकि सिर्फ वन पार्टी को, ऑटोक्रेटिक रूलर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो फासिस्ट हैं वो जस्टिफाई करते हैं इस कंसेप्ट को कैसे, कि इस तरीके से क्या होगा, जो वॉइसेस हैं या सपोर्ट है वो फ्रेगमेंटेड नहीं रहेगा, एक जगह रहेगा, यूनिफाइड रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, और इस तरीके से हम अपने देश की ग्लोरी को रिस्टैब्लिश कर सकते हैं, पावरफुल बन सकते हैं, दूसरे देशों में राज कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने एक्शंस को यहाँ पर भी लेजिटिमेट कर दिया। अगर डेमोक्रेसी रहेगी, मल्टीपल पार्टीज रहेंगी, तो जो वॉइसेस हैं वो भी फ्रेगमेंटेड रहेंगी, बिखरी हुई रहेंगी, तो वहाँ पर क्या रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। नेक्स्ट, वॉयलेंस। सो गवर्नमेंट रूल्स इट्स पीपल थ्रू दी वॉयलेंस या थ्रेट ऑफ दी वॉयलेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप नेशनलिज्म फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट, या जो ऑटोक्रेटिक रूलर है उसके एक्शंस को रिजेक्ट कर रहे हो, तो आपके खिलाफ वायलेंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए, एंड दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से फासिज्म को एक बैड वर्ड कंसीडर किया जाता है। मतलब फासिज्म को एक निगेटिव वे में देखा जाता है बिकॉज ऑफ द दिस पर्सपेक्टिव। ओके, तो सेंट्रल आइडियाज़ आपको समझ में आ गए कि फासिज्म एज एन आइडियोलॉजी में मेन आइडियाज़ क्या हैं जिन पर बात की गई है। तो ये बेसिक फिलॉसफी ऑफ द फासिज्म हो गया। आई होप यू गॉट इट गाइज ना। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी बेसिक एलिमेंट्स जो फासिज्म में हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियाज़ जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं। सो उन आइडियाज़ के बेसिस पे बेसिक एलिमेंट्स कह सकते हो, इन्हें आप फीचर्स कह सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो, राइट। कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फीचर्स टर्म यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, तो वही हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ द फासिज्म विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अबव स्लाइड, राइट। तो पहला है नेशनलिज्म, सेंट्रल एलिमेंट है, बेसिक फीचर है फासिज्म का, और आप इसे अल्ट्रा नेशनलिज्म भी कह सकते हो। सो नेशनलिज्म बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कल्चर, रेशियल सुपीरियोरिटी, राइट, या रिलीजियस एट्रीब्यूशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ये भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी, या रेशियल जैसे कि जर्मन और द सुपीरियर रेस, राइट, ये सारी चीज़ें, स्पेसिफिक कल्चर हो गया इनका, तो उसको सपोर्ट करना। जैसे प्रेजेंट में हम इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम पे हम देखेंगे ना, इंडियन कल्चर को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इंडियंस के जो नाम है हम उसमें बहुत प्राउड फील करते हैं, तो ये नेशनलिज्म का ही कंसेप्ट तो है, राइट। तो ये सेकेंड है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब स्टेट जो इंडिविजुअल्स है उसके हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, या फॉर एग्जांपल सोशल एस्पेक्ट कि किस तरीके का रिलीजन आप फॉलो करेंगे, किस तरीके का कल्चर आप फॉलो करेंगे, इकोनॉमी में कि किस तरीके का प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, गवर्नमेंट कैसे होंगे, पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या होंगी, बिलीफ क्या होंगे। तो इन सब चीज़ों पर जब स्टेट का कंट्रोल होता है कि स्टेट के द्वारा एक पर्टिकुलर कल्चर को फैलाया गया और लोगों को वो एक्सेप्ट करना है, सो दिस इज टोटलिटेरियनिज्म। ओके, स्टेटिसिज्म मतलब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फासिज्म का, जो सपोर्ट करता है स्टेट इंटरवेंशन इन द पर्सनल, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। मतलब जब स्टेट कंट्रोल करता है तो बट ऑब्वियस है कि स्टेट, अगर आप इस पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायरेक्शंस को या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो स्टेट इंटरवीन करेगा, स्टेट इंटरफियर करेगा। वो वायलेंस का भी इस्तेमाल कर सकता है, थ्रेट का भी इस्तेमाल कर सकता है, या प्रोपोगंडा का भी इस्तेमाल कर सकता है। एनी हाउ ओवरऑल ऑब्जेक्ट यही है कि आपको स्टेट के द्वारा जारी किए गए इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, वो किसी भी मैटर पे हो सकता है, वो रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, वो आपको फॉलो करने हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो स्टेट इंटरवीन करेगा, इंटरफेयर करेगा।
ओके। देन पैट्रियोटिज्म, सो पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एटीट्यूड, राइट। तो एक तरीके से अब जो हमारा जो नेशन स्टेट है उसके हित में बात करना, उसको सपोर्ट करना, एक तरीके से इसे हम देशभक्ति कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो देश को या नेशन स्टेट को सबसे ऊपर रखना, फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। देन ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी बेसिकली जब पॉलिटिकल ऑटोक्रेटिक रूलर हमने अभी देखा था, उसी की फिलॉसफी है ऑटोक्रेसी। मतलब जब जो पॉलिटिकल पावर है वो एक सिंगल हैंड में है, सेल्फ अपॉइंटेड रूलर, मतलब ये रूलर खुद सपोर्ट के द्वारा आया है, या इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके आया है, या ऐसे ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया रूलर, क्योंकि उसके सपोर्ट में स्टेट है, मिलिट्री है, पावर है उसके पास में, तो सेल्फ अपॉइंटेड रूलर हो सकता है। वो इलेक्शंस पे मैनिपुलेशन करके भी आ सकता है, मतलब सिर्फ नाम का डेमोक्रेटिक इलेक्शन रहेगा, बट उसने इतना मैनिपुलेशन किया है, लोगों को थ्रेट किया है कि आप हमें ही सपोर्ट करें वरना आपको किल किया जाएगा। तो इस तरीके से जब एक सिंगल पर्सन के हाथ में सारी पावर होती है तो उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। देन मिलिट्रिज्म, सो मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑल, ओके, तभी आप कॉलोनीज बना पाएंगे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कारपोरेटिज्म, जिस पे अनइलेक्टेड बॉडीज़ का कंट्रोल होता है सोशल और इकोनॉमिक रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ द पीपल्स लाइफ। पॉपुलिज्म, जहाँ पे मासेस को अपील किया जाता है, राइट। इसके बाद से जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं, जो उनकी ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसकी वजह से लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स बनते हैं, राइट। सो पॉपुलिज्म बहुत बड़ा एलिमेंट है, या आप कह सकते हो जो बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, फासिज्म की। जैसे आप हिटलर देख लें, मुसोलिनी देख लें, ये बहुत ही पॉपुलर फिगर थे अपने टाइम पे जब ये अपनी फासिज्म को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसके लिए ये मीटिंग्स करेंगे, राइट, ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे, प्रोपेगेंडा डेवलप करेंगे, मासेस में से अपील करेंगे, एक तरीके से हीरो, जैसे सुपरमैन होते हैं ना, सुपर हीरो हो गया, इस तरीके के ये फिगर बन जाते हैं कि जो कुछ है, यही देश का भला कर सकता है, यही हमारा भला कर सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ कंडीशंस जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन जो ऑटोक्रेटिक रूलर बनता है उसको इस तरीके से पॉपुलर बनाया जाता है। ओके, सुपरमैन, सुपर हीरो की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशंस इनके पास है, ये चीज़ें। सो कलेक्टिविज्म नेक्स्ट फीचर है फासिज्म का। कलेक्टिविज्म इस बात पर जोर देता है कि जो ह्यूमन बीइंग है दे आर इंटरडिपेंडेंट। तो बेसिक इसकी आइडियोलॉजी यही है कि दिस इज द अगेंस्ट द दिस दे रिजेक्ट द इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट, जो एटॉमिक इंडिविजुअल का कंसेप्ट है उसको रिजेक्ट करते हैं, राइट। ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। सो कलेक्टिविज्म या कम्युनिटी स्पिरिट हमने जो ऊपर देखी थी, ये उसी से इन्फ्लुएंस है, गेटिंग इट। और इस तरीके से हम अलग अलग रहकर नहीं अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं, हम इंटरडिपेंडेंट रहकर एक दूसरे की म्यूचुअल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। सो कलेक्टिविज्म हो गया। नेक्स्ट है अभी हम ये देखते हैं, अभी हमें हाँ, तो राइज एंड स्प्रेड, इसको समझने के पहले मैं बात करना चाहूँगी नेचर पे, तब मैं फैक्टर्स पे बात करूँगी, ओके। सो हाँ, नेचर पे बात करते हैं, ओके। तो अभी तक हमने ये समझा फासिज्म का बेसिक बैकग्राउंड कि किस तरीके से वॉर के टाइम पे सिचुएशंस बनी थी इंटर वॉर पीरियड में, कि ये फिनोमेना हुआ। फिर हमने देखा कि सेंट्रल आइडियाज़, कि अब अभी तक आपको ये समझ में आ गया हो कि फासिज्म है क्या। सेंट्रल आइडियाज़ हमने देख लिए ना, नेशनलिज्म या मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होना, हमने फीचर्स देख लिए, तो हमें फासिज्म का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखते हैं नेचर ऑफ फासिज्म क्या होता है। सो नेचर ऑफ फासिज्म में आप कई सारे स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फासिज्म जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक हॉस्पोस आइडियोलॉजी है। फासिज्म में वो सारे आइडियाज़ या फीचर्स या एलिमेंट्स इनकारपोरेट किए गए फासिस्ट सपोर्टर्स के द्वारा जो उनको सुइटेबल लगे अपने एक्शंस को लेजिटिमेट बनाने के लिए या अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये एक हॉस्पोस आइडियोलॉजी है, कोई क्लियर कट ऐसा नहीं है।
तो हम पहला, जैसे फॉर एग्जांपल जो लिबरल्स हैं ये इसे कैसे देखते हैं फासिज्म को। सो लिबरल हैं वो कहते हैं कि जो फासिज्म या फासिस्ट ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं उनको लिंक करते हैं कम्युनिस्ट से, कि दे आर द वर्जन ऑफ कम्युनिज्म। इसके अपोजिट मतलब मज़े की बात ये है कि जो कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जो फासिज्म है दे आर द वर्जन ऑफ कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म, राइट। तो मज़े की बात यह है कि वो दो पॉपुलर आइडियोलॉजी जो उस टाइम की थी, लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म, वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई ये जो फासिज्म, ये वायलेंस, ये जो चीज़ें आई हैं ना, ये आपकी वजह से आई हैं। लिबरल्स कहते हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं वो कहते हैं कम्युनिज्म की वजह से आया, और जो कम्युनिस्ट हैं ये कहते हैं कैपिटलिस्ट की वजह से आया, राइट। ये नेक्स्ट एक अन्ना हरेंट का हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, जो कहती हैं कि जो फासिज्म का नेचर है दैट इज़ अ टोटलिटेरियन इन नेचर। टोटलिटेरियन की मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल्स का चाहे वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल लाइफ होती है, उसमें जब स्टेट का फुल्ली कंट्रोल होता है, कोई फ्रीडम नहीं, कोई लिबर्टी नहीं, ओके। स्टेट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए जाएंगे, इंडिविजुअल्स को वो एक्सेप्ट करनी है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो स्टेट इंटरवीन करेगा, वायलेंस का भी यूज़ कर सकता है उनके खिलाफ। इसके बाद से कार्ल पॉपर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कहते हैं कि फासिज्म इज़ एंटी लिबरल इन नेचर, राइट। एंटी लिबरल इन नेचर क्योंकि ये जो ह्यूमन बीइंग की लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, उसके खिलाफ है। ये बात करते हैं कलेक्टिविज्म की, स्टेट कंट्रोल की, और यही कारण है कार्ल पॉपर प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट बोलते हैं। प्लेटो इज़ द फर्स्ट फासिस्ट अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर। क्यों? क्योंकि जो प्लेटो था वो भी बात करता था ऑब्सोल्यूट पावर किसके पास होनी चाहिए रूल करने की, जो फिलोसफर किंग क्लास है, राइट। और ये प्लेटो भी डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, कि क्या होनी चाहिए, फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए। जब आप प्लेटो पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे कि प्लेटो ने पूरी सोसाइटी को 3 क्लास में बांटा हुआ है, राइट। फिलोसफर किंग क्लास, देन द मिलिट्री क्लास, इसके बाद सोल्जर क्लास आप जिसे कह सकते हैं, देन प्रोड्यूसर क्लास। तो ये एक इनकी थ्योरी है ट्राइपार्टाइट डिवीज़न की, जो प्लेटो में आप पढ़ेंगे इसे। तो कार्ल पॉपर कहते हैं कि जो प्लेटो हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, ये ऑब्सोल्यूट पावर देते हैं फिलोसफर किंग को, तो ये फर्स्ट फासिस्ट थे। और इसी तरीके से जो फासिस्ट हैं, जो ये मॉडर्न टाइम पे 20th सेंचुरी में जो हम लोग देख रहे थे जर्मनी में, इटली में, तो ये क्या है, ये लिबरलिज्म के खिलाफ हैं, ह्यूमन फ्रीडम और लिबर्टी के खिलाफ हैं। तो ये एंटी लिबरल इन नेचर है। लास्की का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। लास्की कहते हैं कि जो फासिज्म है दिस इज़ अ काउंटर रिवॉल्यूशन। काउंटर रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या है? तो लास्की कहते हैं कि दिस इज़ अ रिवॉल्यूशन ऑफ रिच अगेंस्ट पुअर। तो देखो, काउंटर रिवॉल्यूशन को समझना है तो पहले आपको रिवॉल्यूशन समझनी पड़ेगी। अगर आपने मार्क्सिज्म पढ़ा है तो आपको याद होगा कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि अगर हमें कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करना है तो क्या करना होगा, वर्कर्स को क्रांति लानी होगी, रिवॉल्यूशन करनी होगी, किसके खिलाफ, कैपिटलिस्ट खिलाफ के, और कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना होगा। तो लास्की कहते हैं कि ये जो फासिज्म आया ये काउंटर रिवॉल्यूशन था, जहाँ पर जो रिच पीपल्स थे ना, जो कैपिटलिस्ट पीपल्स थे, उन्होंने कहा कि हम क्रांति कर रहे हैं किसके खिलाफ, पुअर्स के खिलाफ, इन जनरल टर्म्स, राइट। ऐसा कहा नहीं, बट लास्की कहते हैं कि ये काउंटर रिवॉल्यूशन है, एक षड्यंत्र बनाया गया किसके द्वारा, कैपिटलिस्ट पीपल्स के द्वारा, अगेंस्ट द पुअर्स, जो वर्किंग क्लास है, ताकि वो रिवॉल्यूशन ना ला पाए, उनकी सत्ता बनी रहे। सो स्टेटस क्यू को मेंटेन करना चाहते थे कैपिटलिस्ट, जो रिच पीपल्स हैं, हैव्स क्लास है। सो कैपिटलिस्ट अपनी स्टेटस क्यू को मेंटेन करना चाहते थे ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, उनकी पोजीशन बनी रहे, वो रिच बने रहें। इसके लिए ये काउंटर रिवॉल्यूशन थी, राइट। सो दिस वाज द अटेम्प्ट बाय द कैपिटलिस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर पोजीशंस। तो काउंटर रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आ गया लास्की का। फासिस्ट इसे कैसे देखते हैं? अगर हम नेचर ऑफ फासिज्म की बात करें तो फासिस्ट का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू हम इंक्लूड करें। तो फासिस्ट जो हैं, जो फासिज्म के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि दिस इज़ अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन।
और इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के थ्रू हम न्यू मैन या न्यू सोसाइटी बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन किस चीज़ का? डिस्ट्रक्शन होगा इंडिविजुअलिज्म का। आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया कि जो फासिस्ट हैं ये इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ हैं, इंडिविजुअलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। जो फासिस्ट हैं ये कहते हैं कि जो इनलाइटनमेंट हुआ है ना, जो रेशनलिज्म मूवमेंट चला, उससे इंडिविजुअल क्या बन गया है, ये एक तरीके से ये कह सकते हो कि आइसोलेशन में चला गया है, अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी, अपने नेशन से दूर हो गया है। सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, प्राइवेट इंटरेस्ट जिसे कहें। तो जो फासिस्ट हैं ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ इंडिविजुअलिज्म की जो कंसेप्ट है इसे डिस्ट्रक्ट करना होगा, मतलब तोड़ देना होगा, और एक न्यू मैन, न्यू सोसाइटी बनानी होगी जो बेस्ड होगी कलेक्टिविज्म में। कलेक्टिविज्म मतलब जहाँ पर इंडिविजुअल बीइंग सबसे पहले देश को रखेगा, अपनी कम्युनिटी को रखेगा, राइट। कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे हम अपने देश, अपने नेशन को ग्लोरियस बनाने में। ओके, सो दिस इज द नेचर ऑफ द फासिज्म। अब हम बात करेंगे किसकी? फैक्टर्स। कि इतना तो कुछ हमने समझ लिया। ओके, हमने क्या समझा कि भाई बेसिक बैकग्राउंड क्या था, हमने सेंट्रल आइडियाज़ भी समझ लिए, हमने इसके बाद से जो फीचर्स हैं वो भी समझ लिया, और अभी हमने जस्ट नेचर समझ लिया। तो फासिज्म आई होप कि एज एन आइडियोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये समझते हैं कि कारण क्या थे, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी उभर कर आती है और चारों तरफ फैलती है, ये हम देखेंगे। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स जिन्होंने ऐसी सिचुएशंस को बनाया, ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जहाँ पर फासिज्म उभर कर आता है और स्प्रेड होता है, राइट। और ये फैक्टर्स कुल मिलाकर फाउंडेशन बनते हैं जो फासिज्म है वर्ल्ड वॉर 2 का। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर्स जो स्कॉलर बात करते हैं, डिसकंटेंटमेंट विद द पीस ट्रीटीज़। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से कई सारी पीस ट्रीटीज़ की गई थी, नेगोशिएशंस किए गए थे अमंग द नेशंस, या जो मेजर पावर्स थी वो उनके बीच में। बट ये ट्रीटीज़ के साथ में लोगों को डिससेटिस्फेक्शन था। कुछ नेशंस थे, उनको लगा कि ये उनके लिए ये डिसरिस्पेक्टफुल की बात है। कुछ नेशंस ने इसे अपने ईगो से, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ना, ईगो से जोड़ा या अपनी रिस्पेक्ट से जोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि पेरिस पीस ट्रीटी हुई थी, तो ये इटली को लगा कि उसके लिए शर्मनाक है, या जर्मनी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था, तो जर्मनी को लगा कि ये उनके लिए शर्म की बात है। तो ये जो पीस ट्रीटीज़ के साथ से जो डिससेटिस्फेक्शंस था, जो लोगों को लगा कि भाई ये हमारे रिस्पेक्ट के खिलाफ है, तो इन सारी सिचुएशंस ने ऐसे लीडर्स को क्रिएट किया। सेकेंड, इकोनॉमिक क्राइसिस, द मेजर रीज़न बिहाइंड द स्प्रेड एंड द राइज एंड स्प्रेड ऑफ द फासिज्म। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारे नेशंस, उनमें से इटली भी था एक, जिसको बहुत सारा लॉस हुआ, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हो, उनके लोग मारे गए, या चाहे वो प्रॉपर्टी का लॉस हो, इकोनॉमिक लॉस, ह्यूमन रिसोर्स का लॉस। तो बहुत ह्यूज लॉस बियर किया गया इटली के द्वारा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जब आप वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, उसके बाद से बहुत सारे सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। ऑलरेडी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी और अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल में था, राइट। इसके बाद से जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो भी ठीक काम नहीं कर रहा था, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से लोगों के पास वेजेस नहीं थे, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो इकोनॉमिक हार्डशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मोबोक्रेसी को जनरेट करने में, या इस तरीके के ऑटोक्रेटिक रूलर को सपोर्ट करने के लिए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक मेजर रीज़न है स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। जब आपको पता है कि जब डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया, बट सोसाइटी में अभी भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी ना, वो अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने आसपास, जैसे म्यांमार का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अभी
म्यांमार में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई, बट वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अभी भी नहीं है, तो मिलिट्री कूप हुआ वहाँ पर। ऐसे दुनिया भर में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं कि हम डेमोक्रेसी को तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बट सोसाइटी अभी रेडी नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बिलीव नहीं किया उन सब चीज़ों में, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि सीरीज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है फॉर एग्जांपल, और कोई पर्टिकुलर पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं आ रही है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना रही हैं। अब कोलिशन गवर्नमेंट में हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि मैं डोमिनेट करूं, मुझे पावर शेयरिंग ज़्यादा मिले, मेरे इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाए। चार लोग मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं, चारों के अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कैसे गवर्नमेंट चलेगी। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इस तरीके से जो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो पॉलिसीज़ में आप देखोगे डिसरप्शंस रहेगा। ओके, क्लास कन्फ्लिक्ट्स आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत कॉमन मैन से प्रॉमिस किया कि वर्ल्ड वॉर आप सपोर्ट करिए, कंट्रीब्यूशन करिए, इसके बाद हम आपको ये देंगे वो देंगे, इस तरीके के प्रोमिसेस। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कॉमन मैन थी उनको ध्यान नहीं दिया गया, तो जो कॉमन पर्सन थे वो डिससेटिस्फाइड थे और उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो पूरे नहीं हुए। तो एक तरीके का ये जो इस तरीके के ऑटोक्रेटिक रूलर जो बहुत अपने प्रोपेगेंडा के खिलाफ, प्रोपेगेंडा के थ्रू बात कर रहे थे कि हम आपको ग्रेट प्रोमिसेस कर रहे थे, तो ये सारे कॉमन पॉपुलेशन उनको सपोर्ट करने लग गए। तो इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस बनती है। देन राइज ऑफ मिडिल क्लास, तो इस तरीके में मिडिल क्लास देखो, एक तो थी पुअर क्लास, एक थी रिच क्लास, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे। पुअर वाले जो थे वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, जो रिच पीपल्स हैं स्वाभाविक सी बात है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके के इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस है, क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस आप कह सकते हो। तो इनके बीच में है एक मिडिल क्लास जो इस कॉन्ट्रडिक्शंस, इस कन्फ्लिक्ट का जो लाभ उठाकर इस सिचुएशन का यूटिलाइज करके क्या करता है, अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और उभर कर आता है और पावर को कैप्चर करने की कोशिश करता है। ओके, इसके बाद थ्रेट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इस टाइम पे जिस तरीके से जो कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा था, तो एक डर था, एक थ्रेट था कि कहीं ये जो कम्युनिज्म है ना वो पूरी दुनिया में ना फैल जाए। तो इसमें क्या हुआ, जो रूलिंग क्लास थी, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी ना, उसने इसे पैसिव, हमने देखा था ना, पैसिवली सपोर्ट किया था एग्रेशंस को, जो ये वायलेंस एंड प्रोपेगेंडा मिडिल क्लास के द्वारा मान लो किया जा रहा है, ऑटोक्रेटिक रूलर आ रहे हैं। तो ये कह रहे जो रूलिंग क्लास थी, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, उन्हें लगा कि भाई इस तरीके की चीज़ें होने दो, ये क्या करेंगे, एक वॉल के रूप में उभर कर आएंगे और कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से रोकेंगे। यही कारण था यूएसए ने या यूके ने या फ्रांस ने इन लोगों को रोका नहीं। ओके, ये चीज़ें होने दी और फिर ये इतने लेवल पे पहुंच गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। गेटिंग इट? तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं। देन फेल्योर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन भी फेल हो जाता है टू चेक द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। ओके, फिर लीडरशिप, मुसोलिनी और हिटलर की जो पर्सनालिटी थी, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पॉपुलिज्म की जो पॉलिसी या अपील जो इनकी पॉलिसी थी, जिस तरीके से इन्होंने अपना मास सपोर्ट बनाया, बेस बनाया, वो भी बहुत बड़ा कारण था। तो फासिज्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। वो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस क्या बनी, जैसे कि ऐसी सोसाइटी में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सोसाइटी अभी नहीं बन पाई है, तो ये मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया, भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। देन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमने देखी, इकोनॉमिक हार्डशिप, तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस बनी थी, सर्कमस्टेंसेस बनी जिसकी वजह से फासिज्म केम इनटू द पिक्चर। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि फासिज्म का राइज एंड स्प्रेड कैसे हुआ, वो क्या सारे फैक्टर्स थे। तो आई होप कि इसमें डाउट नहीं होना चाहिए और आप इसे आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पर फासिज्म का जो डिस्कशन है गाइस यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको स्टिल रिकमेंड करूँगी कि इस तरीके के फ्लो चार्ट आप अपने आंसर पे ज़रूर बनाना,
राइट, जिससे कि आपको आपके आंसर की वैल्यू एडिशंस होगी और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ओके, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। तो ये एक तरीके से आपके लिए टिप्स भी है कि एग्ज़ाम में आप कैसे आंसर लिखें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, इस तरीके के डायग्राम बनाने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे, स्कॉलर्स के नाम मेंशन करने पड़ेंगे, करंट एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। अगर ये 3-4 चीज़ें आप एडिशनल करते हो तो ये आपके आंसर को अलग बनाएगा, और जब आपका आंसर थोड़ा अलग होगा, अच्छा दिखेगा विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, स्वाभाविक सी बात है आपको प्लस मार्क्स कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, जहाँ पर हमने फासिज्म का कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया, कि बैकग्राउंड डिस्कस किया, सेंट्रल आइडियाज़ डिस्कस किए, और हमने क्या डिस्कस किया, फीचर्स डिस्कस किया, हमने नेचर डिस्कस किया, और हमने वो सारे फैक्टर्स डिस्कस किए जिसकी वजह से फासिज्म एज एन आइडियोलॉजी उभर कर आई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मुझे लगा कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर।